ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एनाटमी के नोट्स निकाले, हेड एंड नेक जो हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें आज इंशाल्लाह हम मज़ीद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें जो क्रेनियल फोसास थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उसकी आप लोगों ने रिविजन्स करनी है, ठीक है, बार बार, कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से पास होता है। तो हेड एंड नेक एनाटमी के अंदर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल्स ऑफ द नेक। इस नेक के अंदर कुछ ट्राइंगल्स होती है, उसके कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दे दे ट्राइंगल्स ऑफ नेक, ठीक है। एक्चुअली नेक के अंदर मेनली दो तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। उन ट्राइंगल्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हम केसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पहले के ह्यूमन नेक is mainly divided into how many triangles? Two triangles, ठीक है। अब एमसीक्यूज ये है, बाय द हेल्प ऑफ डैश, किसके जरिए? ऐसा स्ट्रक्चर बताए जिसने ह्यूमन नेक को कितने ट्राइंगल में डिवाइड किया है? दो में। तो वो एक मसल है, a very important muscle in the neck area which divide the neck into two triangles। उस मसल का नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। नाम सुने कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। सिंपली दिस मसल इज डिनोटेड एज SCM, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये वो मसल है जो ह्यूमन नेक को कितने ट्राइंगल में डिवाइड करता है? दो में। वन इज एंटीरियर, अनदर इज पोस्टीरियर, ठीक है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट। देखे द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक इज फर्दर डिवाइडेड into two triangles। how many? Two triangle। अब देखे by the help of dash, हाँ जी, ये भी एक मसल के जरिए होता है। अब उस मसल का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। कौन सा मसल? इंफीरियर। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल, ठीक है। तो शाबाश, ये दो एमसीक्यूज पहले तो आप लोग क्लियर करें। नेक के अंदर जो ट्राइंगल होते हैं वो दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल की जो डिफ्रेंसिएशन है वो किस मसल ने की है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है इसके अंदर फिर मजीद दो ट्राइंगल्स होते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल by the help of inferior belly of omohyoid muscle, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, सिंपली अगर हम डायग्राम के जरिए इसको हल करने की कोशिश करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो देखें फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा करते हैं। देखें इस डायग्राम में आप लोग इतना याद करें, फॉर एग्जांपल दिस एरिया इज द जा एरिया। ये जा है, क्लियर है कि नहीं? इस जा के बाद यहाँ पे क्या आता है? एयर। और यहाँ पे मास्टॉइड प्रोसेस है। क्या है? मास्टॉइड। इमेजिन करें ये कौन सा प्रोसेस है? मास्टॉइड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कान है और कान के पीछे मास्टॉइड प्रोसेस है। ये मैंडिबल है। ये क्या है? मैंडिबल। इस मैंडिबल के नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे क्लेविकल बोन है कि नहीं? इस क्लेविकल के ऊपर और मैंडिबल के नीचे ये नेक एरिया है। कौन सा एरिया है? नेक एरिया। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, इमेजिन करे ये क्लेविकल है। कौन सा बोन है? क्लेविकल। ऐसा है कि नहीं? तो शाबाश, ये डायग्राम आप लोगों को सब कुछ चीज बताएगी। ये डायग्राम अगर आप लोगों ने सीख लिया, ट्राइंगल विल बी वेरी इजी, ठीक है। नेक के ट्राइंगल हम पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स ऑफ नेक पढ़ते हैं। तो नेक इज द पार्ट प्रेजेंट बिटवीन मैंडिबल एंड क्लेविकल, ठीक है। अब यहाँ पे इंफीरियरली नीचे हमारे पास क्लेविकल है और जो सुपीरियरली है वो मैंडिबल है। क्या चीज है? मैंडिबल। यार अगर हम इस तरह देखते हैं तो इस चिन या जो मैंडिबल है, चिन है, इसका और क्लेविकल के दरमियान कोई स्ट्रक्चर है? नहीं है। ये एम्प्टी स्पेस है कि नहीं? एम्प्टी स्पेस। तो ये कौन सा स्पेस है? एम्प्टी स्पेस। इमेजिन करें मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं,
चिन से लाइन ड्रा कर रहा हूं किसकी तरफ, शाबाश, क्लेविकल की तरफ, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। ये क्या होता है, इमेजिनरी, वरना ये जगह तो खाली है ना, ये तो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई मसल नहीं है, इस स्पेस में कोई आर्गन नहीं है, ये खाली जगह है, लेकिन ये लाइन हमने क्या ड्रा की है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। ये कौन सा है, इमेजिनरी लाइन। गौर से सुनेंगे तो द टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सा प्रोसेस है, दिस कॉल्ड मास्टर्ड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मास्टर्ड प्रोसेस। अब गौर से सुने, एक मसल है जो मास्टर्ड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और इस तरह नीचे आता है, फॉर एग्जाम्पल क्लेविकल की तरफ, किस बोन की तरफ, क्लेविकल की तरफ। क्लियर है, दिस द मसल इन द नेक एरिया। गौर से सुने, ये मसल है नेक एरिया में जो मास्टर्ड प्रोसेस को किसके साथ मिलाता है, क्लेविकल के साथ। दिस मसल विल बी प्रेजेंट इन दी फ्रंट साइड या बैक साइड, बैक साइड। मैं अगर इस तरह देखता हूं तो मास्टर्ड प्रोसेस प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ माई एयर। तो मास्टर्ड प्रोसेस से जो मसल क्लेविकल की तरफ आता है तो वो नेक का फ्रंट में होगा कि बैक साइड, बैक साइड। एंड दिस इज ट्रेपीजियस मसल। कौन सा मसल, ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक एरिया, इट कनेक्ट मास्टर्ड प्रोसेस विद द क्लेविकल, किसके साथ, क्लेविकल। तो प्लीज सब बताए विच मसल दिस इज, ट्रेपीजियस मसल, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियस मसल। अब इधर गौर से देखे, ये एक और मसल मैं बनाने लगा हूं, शाबाश। दिस मसल हैव अटैचमेंट विद विच प्रोसेस, हाँ जी, मास्टर्ड प्रोसेस। मास्टर्ड प्रोसेस के साथ इसकी अटैचमेंट है और वो मसल फिर नीचे की तरफ आता है, गौर से सुने, क्लेविकल के साथ, किसके साथ, क्लेविकल के साथ। और आप लोगों को पता है क्लेविकल यहाँ पे फिर एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है ना, इस तरह। और क्लेविकल दोनों किस बोन के साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ, किसके साथ, स्टर्नम के साथ अटैच है। नाउ दिस इज अ मसल विच अटैच विद द मास्टर्ड प्रोसेस एंड देन कम ऑल द वे टू द नेक एरिया ओब्लिकली, कौन से डायरेक्शन में, ओब्लिकली, और फिर स्टर्नम और क्लेविकल को अटैच है। तो दिस इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड मसल। ये कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड मसल। तो अगर आप लोग यहां से एक मसल स्टार्ट करें और इस तरफ नीचे लेके आए स्टर्नम की तरफ, तो वो कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड। दिस मसल इज ट्रेपीजियस, दिस मसल इज स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड मसल। अब देखें इस मसल के साथ अगर हम देखें तो यहां से लेके इस तरफ ऐसे इमेजिनरी लाइन है कि नहीं, इधर से लेके इस मसल पे आ जाए तो एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ द नेक। अब समझ रहे कि नहीं, एक ट्राइंगल ये बन गया। और दूसरी बात, इसी मसल को ले ले और ऐसे आ जाए, इस तरफ आ जाए, ये एक ट्रेपीजियस मसल के साथ ऊपर जाए तो एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं। तो इसने नेक को, इस मसल ने नेक को कितने ट्राइंगल में डिवाइड किया, दो। दिस इज एंटीरियर एंड दैट इज पोस्टीरियर। अगर मैं इस मसल को हटाऊं, ये मसल है ही नहीं, तो नेक कितने स्पेस है, एक या दो, नेक एक्ट इज वन स्पेस, सिंगल स्पेस। लेकिन अगर आप इसके बीच में से लाइन ड्रा करेंगे और लाइन ड्रा करने वाला मसल क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड। तो माय फर्स्ट एमसीक्यू इज क्लियर कि नेक इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बाय द हेल्प ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड मसल। अब समझ गए कि नहीं, नंबर 1 पॉइंट। अब गौर से सुने, ये जो ट्राइंगल है ये इधर बनेगी और ये जो ट्राइंगल है ये इधर बनेगी। ये ट्राइंगल किसको फेस कर रही है, ट्रेपीजियस, और ये ट्राइंगल इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी लाइन फ्रंट पे है कि बैक पे, फ्रंट पे है। तो वो ट्राइंगल जो इमेजिनरी लाइन को फेस कर रहा है, दिस इज एंटीरियर ट्राइंगल। ये क्या है, एंटीरियर। और वो ट्राइंगल जो किसको फेस कर रहे, ट्रेपीजियस, दैट इज पोस्टीरियर ट्राइंगल। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इसको लेके एंटीरियर, इसका मतलब ट्राइंगल है, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है। समझ रहे कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह याद रखे, एंटीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज बताएं। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर बाउंड्री, दिस इज एंटीरियर एंड दैट इज पोस्टीरियर। क्लियर है कि नहीं। तो एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय इमेजिनरी लाइन, सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय मैंडिबल, कौन सा, मैंडिबल, एंड पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड मसल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल, आप लोगों में से, सब में से ओपन क्वेश्चन, एनीवन कैन टेल मी कॉन्फिडेंटली व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। शाबाश, बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड इस ट्राइंगल का फ्रंट है कि बैक है, फ्रंट है। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल का एंटीरियर इज स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड, इस ट्राइंगल का पोस्टीरियर इज ट्रेपीजियस, और इस ट्राइंगल का लोअर पार्ट इज
क्लेविकल, वो क्लेविकल होता है। ठीक है जी। तो तीन, जब भी बात हम ट्राइंगल की करते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप स्ट्रक्चर हैविंग हाउ मेनी बाउंड्रीज, 3 बाउंड्रीज, हाउ मेनी 3। इस ट्राइंगल का एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है, तो ट्राइंगल है कि नहीं। इस ट्राइंगल का एक बाउंड्री ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 है कि नहीं। तो प्लीज लास्ट दफा फिर से सुने, एंटीरियर ट्राइंगल का सुपीरियर बाउंड्री फॉर्म बाई बेंडेबल, इंटीरियर इज इमेजिनरी लाइन, पोस्टीरियर इज sternocleidomastoid मसल। पोस्टीरियर ट्राइंगल का इंटीरियर इज sternocleidomastoid, पोस्टीरियर इज ट्रेपीजियस एंड इंफीरियर इज क्लेविकल बोन। ठीक है जी, ये इसकी बाउंड्रीज है। मैं बाउंड्रीज लिखता नहीं हूँ, इस पर टाइम जाया नहीं करते, ये आप लोग खुद लिखेंगे घर जाके, इसके लिए जगह छोड़े कि इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी है। ठीक है जी। अब एक मिनट, इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, यहाँ पे नेक में एक मसल है, उसका नाम है ओमोहाइड मसल। कौन सा? ओमोहाइड। यहाँ पे नेक में एक बोन है, हाइयाइड बोन। कौन सा? हाइयाइड बोन। ये नाम सुना है कि नहीं? उस हाइयाइड बोन के साथ एक मसल अटैच होता है, ओमोहाइड मसल। कौन सा? ओमोहाइड। अब देखे यहाँ पे दिस इज अ मसल, इस मसल के इस तरह के जनाब 2 हमारे पास पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका, और से सुने, एक पार्ट इस मसल का इस तरफ नीचे आता है और एक पार्ट उसके ऊपर होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं द पार्ट ऑफ द मसल विच इज अ बिट थिक। थिकर पार्ट ऑफ द मसल को हम बेली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेली। इस तरह एब्डोमेन का दूसरा नाम क्या है? बेली। तो बेली मीन थिकेस्ट पार्ट को कहते हैं। ओमोहाइड मसल का वो बेली जो ऊपर की तरफ है वो सुपीरियर बेली है, और जो नीचे है वो इंफीरियर बेली है। क्या है? इंफीरियर। अब गौर से देखे शाबाश। सबसे पहले तो नेक में कितने ट्राइंगल है? हाँ जी, 2। विच वन? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये दोनों ट्राइंगल किस मसल ने सेपरेट किए हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ने। ठीक है। अब देखें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मसल है दिस इज कॉल्ड ओमोहाइड। कौन सा? ओमोहाइड। दिस मसल अटैच विद स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है जी। अब इसका एक बेली है जो नीचे की तरफ आ रही है, किस बोन की तरफ? क्लेविकल की तरफ। किस बोन की तरफ? क्लेविकल। दिस इज कमिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड। दैट इज विच बेली? इंफीरियर बेली ऑफ विच मसल? ओमोहाइड। अब ये जब नीचे आ गई, और से फोकस करें, दैट इज इंटरेस्टिंग। ये इस तरह किया, ये कौन सा ट्राइंगल था पहले? पूरा पोस्टीरियर। अब इस बेली की वजह से इस पोस्टीरियर के अंदर एक ट्राइंगल ये बन गया कि नहीं? ये ट्राइंगल बन गया। और इस पोस्टीरियर में एक ट्राइंगल ये बन गया कि नहीं? तो इस बेली ने पोस्टीरियर ट्राइंगल को मजीद कितने में डिवाइड किया? 2 में। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक is further divided into 2 triangle by the help of inferior belly of omohyoid muscle। क्लियर है कि नहीं? ये MCQs है। तो नेक के जो दोनों ट्राइंगल है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ने किए हैं, और जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसके 2 ट्राइंगल किसने किए हैं? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड मसल ने किए हैं। इट इज अ वेरी टफ एनाटॉमी, नोबडी नो लाइक दिस। लोग इस पे रट्टे लगाते हैं, बट अब लोग अगर इस तरह ये ट्राइंगल जहन में रखे, आई थिंक एग्जाम्स के दिन यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, घर जाके 2 दफा 3 दफा इसको ड्रा करेंगे तो देन यू विल फील वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ट्राइंगल्स। ठीक है। यहाँ पे समझना है कि सर जो चीज पढ़ा रहा है मुझे इसकी समझ आ रही है, घर में जाकर खुद करे, ना समझ आए मुझे फिर से पूछे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट अगेन। क्लियर है? लेकिन यही तरीका है। अब यहाँ पे गौर से सुने, ये ट्राइंगल एक बन गया कि नहीं? हाँ जी। और एक ट्राइंगल ये बन गया, लेकिन ये दोनों किसके अंदर बन गए? पोस्टीरियर में कि इंटीरियर में? पोस्टीरियर में। अब देखें ये जो ट्राइंगल बन गया ये वाला, ये बैक साइड पे होगा कि नहीं? क्योंकि ये तो खुद पोस्टीरियर है, तो और भी पोस्टीरियर पे होगा, तो ये ट्राइंगल इधर बन जाता है नेक में, बोल बैक। और बैक साइड पे स्कल के अंदर किस बोन के सामने? ऑक्सीपिटल। कौन से? किसके? ऑक्सीपिटल। दिस इज द फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये वाला ट्राइंगल किसकी सामने है? ऑक्सीपिटल। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर जो पोस्टीरियर मोस्ट ट्राइंगल है उसका नाम ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है। क्या चीज है? ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है। समझ रहे कि नहीं? और यहाँ पे ये ट्राइंगल किस बोन के ऊपर बना है? क्लेविकल। इसका नाम सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल है। क्या है? सुप्रा क्लेविकुलर। तो ये नाम याद रखे, दिस इज कॉल्ड सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल। सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल। तो गौर से सुने, पोस्टीरियर ट्राइंगल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एंड सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल।
और इन दोनों की जो डिफ्रेंशिएशन है वो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल ने की है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखिए। अब ये कौन सा ट्राइंगल है? एंटीरियर। ये एफसीपीएस में आप लोग आगे पढ़ेंगे, सिर्फ नाम लिखता हो। इस एंटीरियर के अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे मैं नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि यार ठीक है आपकी बात में मान गया कि जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसमें फर्दर कितने हैं? 2, तो एंटीरियर में है कि नहीं? अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है तो डजंट मीन कि नहीं है। दिस ट्राइंगल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू ट्राइंगल्स। ठीक है, एंटीरियर में एक का नाम है डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। कौन सा होता है? डाइगेस्ट्रिक। सिर्फ नाम लिखने। एक का नाम है सबमेंटल ट्राइंगल। क्या होता है? सबमेंटल, चिन के नीचे यहाँ पे छोटी सी ट्राइंगल है। एक का नाम है मस्कुलर ट्राइंगल। कौन सा? मस्कुलर ट्राइंगल। और एक का नाम है वेरी इजी, दैट इज कॉल्ड कैरोटेड ट्राइंगल। कौन सा? कैरोटेड। तो हाउ मेनी स्मॉलर ट्राइंगल इन द इंटीरियर? 4। अब लोगों के सर पर इसका मतलब क्या है और ये क्यों आप पढ़ा रहे? कभी कभार इस तरह आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दी एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक एक्सेप्ट। तो इनमें से 3 ठीक देते हैं, उनमें से चौथा जो गलत देते हैं वो ऑक्सीपिटल देते हैं। ये जो चौथा गलत देते हैं वो सुप्राक्लेविकुलर देते हैं। तो सुप्राक्लेविकुलर और ऑक्सीपिटल ये दोनों तो किसके अंदर है? पोस्टीरियर में है, लेकिन ये 4 किस में होते हैं? एंटीरियर में होते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने ट्राइंगल्स के अंदर ये चीजें जरूर याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आता है वो भी मैं मेंशन करने लगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है? तो क्लिनिकल केस जहां से हम डिराइव करते हैं। शाबाश, टेक 30 सेकंड टाइम एवरीवन एंड फोकस ऑन दिस कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आप लोग कितना समझ गए हैं। तो नेक ऑफ द ह्यूमन बीइंग initially divided into mainly 2 triangles, anterior and posterior, by the help of which muscle? Sternocleidomastoid muscle. Posterior triangle is further divided into 2 triangles, occipital and supraclavicular, by the help of inferior belly of omohyoid muscle. इसी तरह फिर और स्ट्रक्चर के जरिए हम एंटीरियर को फर्दर कितने में डिवाइड करते हैं? 4 में। तो एटलीस्ट यू शुड नो दीज नेम्स। ठीक है, नाम आने चाहिए। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इसमें जो एमसीक्यूज है वो कौन कौन से आने चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टू आंसर इट। ठीक है, तो यहां पे लिखें नंबर 1 एमसीक्यूज। A 26-year-old male came to the clinic with complaint of fever, chills and rigor, and difficulty in turning head to the left and right. He diagnosed for the abscess. Abscess mean accumulation of pus. ठीक है, abscess in posterior triangle of neck. कहाँ पे? posterior triangle. अब ट्राइंगल की जिक्र आ गई केस में कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक, the surgeon want to drain yeah, the surgeon drain it, क्योंकि जब भी पीप बनता है उसका इलाज ड्रेनेज है। क्या है? ड्रेनेज। ड्रेन इट, बट few days later he cannot able to raise his hand above head. Most likely nerve damage is. अब देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बार बार। ठीक है,
یہ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर एक बंदा है उसको नेक में एब्सेस है, दैट एब्सेस मोस्ट लाइकली इन द विच ट्राइंगल, पोस्टीरियर। द वर्ड हेयर टू रिमेंबर इज विच ट्राइंगल, पोस्टीरियर। ये आप लोग को हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। पोस्टीरियर ट्राइंगल में पेशेंट को क्या है, एब्सेस है, और उस एब्सेस के लिए सर्जन ने यहाँ पे कट दी है, इंसाइज की है, ताकि उसको हम क्या कर सके, ड्रेन कर सके। तो इस पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर से एक स्ट्रक्चर गुजरती है, एब्सेस ड्रेन करने के दौरान उस स्ट्रक्चर का केयर करना चाहिए, वरना गलती से सर्जन उस स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, और वो स्ट्रक्चर अगर गलती से एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है तो फिर बंदा अपने हाथ को सर के ऊपर रेज नहीं कर सकता। और जब हम हाथ को सर तक रेज कर सकते हैं तो इसमें कभी कभार एग्जामिनर कहता है द इंडिविजुअल या दैट पर्सन कंप्लेंट दैट ही कैन नॉट कॉम्ब हिज हेयर, वो अपनी बालों को कंघी नहीं कर सकता, क्योंकि कंघी के लिए हमने हाथ को उठाना है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि वो डैमेज हुआ है, दैट इज एसेसरी नर्व। कौन सी, एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व इज ए 11th क्रेनियल नर्व। कौन सी, 11th क्रेनियल, और वो मिडुला ओब्लांगेटा से आती है नेक की तरफ। लेकिन जब वो नेक की तरफ आती है तो वो किस ट्राइंगल से गुजरती है, पोस्टीरियर। तो अगर सर्जन पोस्टीरियर ट्राइंगल में से कोई भी सर्जरी करे या कोई एब्सेस ड्रेन करे, कोई ट्यूमर की सर्जरी करे, तो उसको किस नर्व का ख्याल रखना चाहिए, एसेसरी। अगर एसेसरी नर्व डैमेज हो जाए तो फिर वो बंदा अपने हाथ को ऊपर उठा नहीं सकेगा। और ये स्पेशली एग्जाम्स के अंदर MD MS जेकेट जैसे एग्जाम्स के अंदर भी आता है कि एसेसरी नर्व डैमेज इज वेरी रिस्की इन विच ट्राइंगल सर्जरी, पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो यहाँ पे लेके इस बंदे के अंदर कौन सी नर्व डैमेज है, दैट इज कॉल्ड एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 11। ये कौन सी है, 11। हमें तो पता है ना कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व, और ये कौन सी नर्व है, आलिफ, 11th है। अब जो एसेसरी है, याद रखें एग्जाम के अंदर, इट इज अ प्योर मोटर नर्व। कौन सी नर्व, मोटर नर्व। ये मोटर नर्व है, और जिस नर्व में मोटर का वर्ड आ जाए इट विल इनर्वेट मसल्स। ये किसको इनर्वेट करेगी, मसल्स। एसेसरी नर्व याद रखें ये नेक के अंदर दो मसल्स को सप्लाई करती है, वन इज ट्रेपीजियस, अनदर इज स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। और याद रखें जब हम हाथ को ऊपर जनाब उठाते हैं तो उसमें ट्रेपीजियस मसल का रोल होता है। कौन सा, ट्रेपीजियस। तो अगर ट्रेपीजियस मसल को इनर्वेशन ना मिले तो हम सर तक हाथ को उठा नहीं सकेंगे। और ट्रेपीजियस मसल वीकनेस तब आएगी जब किस नर्व के अंदर डैमेज हो, एसेसरी नर्व के अंदर डैमेज हो। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर और ये जो केस है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक लेके जनाब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक कंडीशन है, इसको हम कहते हैं, दैट कंडीशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं कंजेनिटल। ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आई होप, ये सब के लिए न्यू कंसेप्ट है। दैट इज कॉल्ड कंजेनिटल टर्टिकुलस। इसको क्या कहते हैं, कंजेनिटल टर्टिकुलस। ये नाम सुना है कि नहीं, बस। कंजेनिटल मीन एनीथिंग बाय बर्थ। टर्टिकुलस का मतलब क्या है, दैट इज द शॉर्टनिंग ऑफ द नेक मसल्स। अगर नेक के जो मसल है वो शॉर्ट हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेच, किसकी वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेच की वजह से। और 90% टर्टिकुलस के अंदर नेक में वो मसल शॉर्ट होता है, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। लेकिन ये कब होता है, जब बच्चे की बर्थ होती है। तो कभी कभार हम बच्चे की हेड को जोर से खींचते हैं डिलीवरी के दौरान, तो उस वजह से उसकी जो नेक मसल है वो स्ट्रेच ज्यादा हो जाते हैं। और जब वो स्ट्रेच होते हैं तो उसमें मसल की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसको लेंथ नहीं करते, हम हेड को पकड़ते हैं तो उसकी जो ओरिजिन है उसको पकड़ते हैं, ताकि जो मसल है वो पूरा आगे आ नहीं सकता, तो मसल क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो इसमें लेके कि शॉर्टनिंग ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड कंजेनिटल टर्टिकुलस। यहाँ पे लेके कि शॉर्टनिंग ऑफ द नेक मसल, शॉर्टनिंग ऑफ द नेक मसल। और यहाँ पे नेक मसल के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, SCM, ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग। किस वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी। किसके दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी। क्योंकि एनीथिंग जब वो डिलीवरी में भी हो जाए और बच्चे की पैदाइशी तौर पे आ जाए तो कंजेनिटल होता है। क्या होता है, कंजेनिटल होता है। तो इसको हम कहते हैं कंजेनिटल, व्हाट आंसर इज टर्टिकुलस। अब देखें इसमें होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मसल जो है
اس کی ایک لاجک میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیں میری باتیں، ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو. بچے کو ہم ڈیلیور کراتے ہیں، ڈیلیوری میں اس کو جناب کینچ لیتے ہیں تو اس کی جو مسل ہے دے بیکم اسٹریچ. کیا ہو جاتے ہیں؟ اسٹریچ. میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو پیتھوجینسس بڑھا رہا ہوں، بک میں تو یہ نہیں ہے لیکن پریکٹیکل جو ہم نے سیکھا ہے اس کی پیتھوجینسس کیا ہے. جب ہم ڈیلیوری میں بچے کو کیا کرتے کینچتے ہیں تو انیشیلی جو سٹیپ ہے وہ مسل اسٹریچ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسل اسٹریچ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مسل اسٹریچ کی وجہ سے بچے کی جو مسل ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ ویک ہے؟ ویک ہے. تو ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈیو ٹو مسل اسٹریچز دیر از مسل ڈیمیج. کیا ہوتا ہے؟ ڈیمیج ہوتا ہے. اور پھر مسل ڈیمیج کے بعد کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ نیچرل فینامنا ہے، ریپیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا چیز؟ ریپیئر آف دا مسل. انیشیلی مسل کو اسٹریچ لگتا ہے جس وجہ سے مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. پھر جب مسل ریپیئر ہو جانے تھے تو نارملی کیا ہوتا ہے بچے کے اندر ریپیئر میکینزم ویک ہوتا ہے کیونکہ اس کی مسل تو اسٹل ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جب وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ریپیئر کے دوران تو وہاں پہ فائبرس ٹیشوز بن جاتی ہے. کیا چیز؟ فائبرس ٹیشو. اور فائبرس ٹیشو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کے سیل ڈائی ہو جاتے ہیں. اور جب سیل ڈیتھ ہوتا ہے اگر مسل پہلے اتنا سا تھا، یہ مسل تھا، یہ اسٹریچ ہوا تھا اور اس کا یہ جگہ ڈیمیج ہوا تھا، تو پھر اس مسل کا یہ جگہ خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس میں سیل کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو جب یہ دونوں آپس میں ہم ملائیں گے تو اوور آل لینتھ جو ہے اتنی رہے گی کہ شارٹ ہو جائے گی. شارٹ ہو جائے گی. اس شارٹنگ آف دا مسل کو ہم کنجنیٹل ٹارٹیکولس کہتے ہیں. کلیئر ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ لے کے فائبرس ٹیشو اینڈ دا مسل بیکم شارٹ. مسل کیا ہو جاتی ہے؟ مسل بیکم شارٹ. تو یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو واضح ہو گئی. آپ لوگ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ سر جب ہم مسل کو اسٹریچ کریں گے تو وہ تو لمبا ہونا چاہیے تھا، اس کو تو لینتھن ہونا چاہیے تھا. اسٹریچنگ کے دوران ہم مسل کو ڈیمیج کر لیتے ہیں اور ڈیمیج مسل کی جب ریپیئر ہوتی ہے تو وہ بچے میں ویک ہوتی ہے اور اس ریپیئر میکینزم کے دوران وہاں پہ فائبرس ٹیشو اور سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نیکروسس ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ جب سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جگہ مسل کا خراب ہو جاتا ہے. تو مسل کی جو ایکچوئل لینتھ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ بچے جب بڑھ جاتے ہیں تو ان کی جو ہیڈ اور شولڈر کے درمیان جو اسپیس ہے نیک تو وہ بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ چھوٹی ہوگی. تو اس طرح بچے ہوتے ہیں، مطلب اس کی جو نیک مسل ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. اس کو کبھی کبھار ہم ویب نیک بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ویب نیک. اور وہ کون سی سنڈروم ہے جس میں ویب نیک ہوتی ہے؟ ٹرنر سنڈروم میں. کس میں؟ ٹرنر سنڈروم. یہ تو کنجنیٹل پرابلم ہے لیکن اس میں جو نیک ہے یہ چھوٹی رہ جاتی ہے. تو ہیڈ اور یہ جو ہماری شولڈر کے درمیان اسپیس ہے نارمل لوگوں میں یہ تو کلیئر کٹ ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، لیکن یہ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ اس میں مسل کی اوور آل جو لینتھننگ ہے اس میں کیا جاتی ہے؟ شارٹنگ آ جاتی ہے. تو غور سے سنیں، واٹ از ٹارٹیکولس؟ اٹ از دا ورڈ یوز فار مسکولر نیک شارٹنگ. کلیئر ہے؟ ڈیو ٹو ایکسیسو اسٹریچنگ کی وجہ سے. اب یہ جو ہے یہ ریکوریبل نہیں ہے. اب اگر ایک دفعہ شارٹ رہ گئے تو یہ بندہ پھر شارٹ ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اوور آل ہائٹ ٹھیک ہوگی، بندے کی ہائٹ کا ایشو نہیں ہے کیونکہ ہائٹ کے اندر گروتھ ہارمون کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے جو نیک مسل ہے صرف وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ شارٹ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دس از کالڈ کنجنیٹل ٹارٹیکولس. اس کے لیے آپ لوگ لے کے واٹ آر دا مسلس پریزنٹ ان آور نیک اسپیشلی آن دا سائڈ. تو لے کے سائڈز آف نیک مسلس، اس کے نام صرف یاد رکھے کہ ہمارے نیک میں جو سائڈ وائز مسل ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. اس میں دو تین MCQs یاد رکھے. دیٹ از مور دین انف. تو سب سے پہلے تو لے کے مسلز، یہ سپرفیشل مسلز ہوتے ہیں آف دی سائڈز آف نیک. کس کے اندر؟ سائڈ آف نیک کے اندر. تو پلیز یہاں پہ ٹوٹلی 3 مسلز ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. ہاؤ مینی مسلز؟ 3 مسلز. ایک کا نام ہے دیٹ از نون ایز پلیٹسما. ایک مسل کا نام کیا ہے؟ پلیٹسما. ویری ویری امپورٹنٹ ون. دیٹ از کالڈ پلیٹسما مسل. یہ یاد رکھے. پلیٹسما مسل از پریزنٹ ان دی نیک ایریا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نیک ایریا میں ہوتا ہے. جو پلیٹسما مسل ہے اس کا جناب کام کیا ہے؟ یہ مینڈیبل کو ڈپریس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. جب ہم کوئی چیز سے باتیں ہیں تو یہ مینڈیبل کو نیچے کر کے اوپننگ آف دا ماؤتھ میں ہیلپ کرتی ہے. یہاں پہ لے کے اٹ ڈپریسز دا نیک. اس میں لے کے اٹ ڈپریس دی مینڈیبل اینڈ اینگل آف ماؤتھ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اینڈ اینگل آف ماؤتھ. یہ نام میں نے اس لیے لکھا کہ اس کا MCQs کیا ہے؟ MCQs یہ ہے
کہ کبھی کبھار پلیٹسما جو مسل ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نرو کی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو پلیٹسما مسل میں اس کو کون سی نرو سپلائی کرتی ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ پلیٹسما از اے سپرفیشل مسل آن دی سائڈ آف دا نیک ایریا دیٹ از انرویٹڈ بائی فیشیل نرو۔ کون سی نرو؟ فیشیل نرو، وچ از اے سیونتھ کرینیل نرو۔ کون سی ہے؟ سیونتھ کرینیل نرو۔ یہاں پہ لکھے پلیز ریمبر دیٹ از انرویٹڈ بائی ذیشان وچ نرو؟ فیشیل نرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھے ہمارا جو گردن ہے، نیک ہے، اس میں پہلی مسل کا نام کیا تھا؟ پلیٹسما، اور یہ ماؤتھ کو اوپن کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، نیک موومنٹ میں بھی ہیلپ کرتی ہے، اور اس کی انرویشن کہاں سے ملتی ہے؟ فیشیل نرو سے ملتی ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ نمبر مسل کی طرف، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے ٹریپیزیس مسل۔ کون سا مسل؟ ٹریپیزیس۔ نیک کے سائڈ پہ جو دوسرا مسل ہے اس کا نام کیا ہے؟ ٹریپیزیس مسل ہے۔ تو ٹریپیزیس مسل کے سامنے لے کے اس کا کام کیا ہے؟ ٹریپیزیس مسل۔ ٹریپیزیس وہ مسل ہے جو ہماری نیک کی بیک سائڈ پہ آتی ہے، تھوڑا سا پیچھے والی سائڈ پہ آتی ہے، کیونکہ یہ ماسٹرڈ پروسیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ نہیں؟ ٹریپیزیس مسل میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اٹ ایلیویٹ دی اسکیپولا۔ یہ اسکیپولا کو ایلیویٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دھکا لگاتے ہیں تو یہ اسکیپولا کو اسٹیبلائز کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اسکیپولا۔ تو سب سے پہلے تو لے کے اٹ ایلیویٹ اینڈ اسٹیبلائز، ایلیویٹ اینڈ اسٹیبلائز دی اسکیپولا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 اسکیپولا کو ایلیویٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اٹ ہیلپ ان دی ریزنگ آف ہینڈ، اس طرح کہ نہیں، اپ ٹو 180 ڈگری۔ کتنے تک؟ 180۔ 3 ایم سی کیو سنیں۔ اگر ہم ہاتھ کو ایبڈکٹ کریں، ایبڈکٹ کا مطلب اوے ہے اور ایڈکٹ کا مطلب ٹورڈ ہے۔ اگر آپ ہاتھ کو اتنا لے کے جائیں، دس از کالڈ 15 ڈگری۔ کیا ہے؟ 15، دیٹ از سپراسپائنیٹس مسل۔ کون سا؟ سپراسپائنیٹس۔ اگر آپ ہاتھ کو اتنا لے جائیں 90 ڈگری، یہ اب 90 ہو گیا نا، دیٹ از ڈیلٹائڈ مسل۔ کون سا؟ ڈیلٹائڈ۔ اگر ہم 180 پہ لے کے جائیں اس طرف ہیڈ کے اوپر، دیٹ از ٹریپیزیس مسل۔ کون سا مسل؟ ٹریپیزیس۔ 15 ڈگری سپراسپائنیٹس، 90 ڈگری ڈیلٹائڈ مسل، 180 ڈگری از ٹریپیزیس مسل۔ ٹھیک ہے، اس طرح یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایم سی کیوز یہ ہیں، اٹ پاسز تھرو posterior triangle of the neck۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں سے پاس ہوگی؟ posterior triangle of neck۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو میں نے سینیریو کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ posterior triangle میں اگر سرجن غلطی کریں، کسی چیز کو ڈیمیج کر سکتی ہے، تو وہ کون سی مسل ہے؟ شاباش، دیٹ از ٹریپیزیس۔ اور یہاں پہ ٹریپیزیس کے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہے 11th نرو کے ساتھ یہ پاس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہینڈفل پوائنٹ ہے، یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو posterior triangle کے ساتھ اس کا، اس میں سوری، اس کو تھوڑا سا یہ اس طرح کریں، ایٹ پاسز کی بجائے لے کے ایٹ فارم دی posterior باؤنڈری۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب وچ ٹرائنگل؟ posterior triangle۔ یہ posterior triangle کی بیک باؤنڈری بناتی ہے ٹریپیزیس مسل۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کی نرو انرویشن کیا ہے؟ دیٹ از ایسیسری نرو۔ کیا ہے؟ نرو انرویشن، دیٹ از کالڈ ایسیسری نرو۔ تو ایسیسری نرو از اے 11th cranial نرو۔ ٹھیک ہے، اور اس ایسیسری نرو کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اٹ پاسز فرام دی ویئر؟ posterior triangle آف دی نیک ایریا۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگ کو میں نے اس دن بتایا بھی تب ایسیسری نرو کا ایک اسپائنل پارٹ ہوتا ہے، ایک کرینیل پارٹ ہوتا ہے۔ جو اسپائنل پارٹ ہے وہ فورامن میگنم سے آتا ہے، جو کرینیل پارٹ ہے وہ جگولر فورامن سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح یاد رکھے، 2 دن پہلے کلاس میں بتایا تھا کہ نہیں؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن آپ لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ ایسیسری نرو کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ شاباش، کون کون سے؟ اسپائنل پارٹ آف ایسیسری اور ایک ویری گڈ کرینیل پارٹ۔ لیکن وہ کون سا پارٹ ہے ایسیسری کا جو اسپیشلی ٹریپیزیس میں جاتا ہے؟ اسپائنل پارٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بریکٹ میں لکھے، اسپائنل پارٹ آف ایسیسری نرو دیٹ انرویٹ دی ٹریپیزیس مسل۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح یاد رکھے۔ آخر میں آتا ہے another point that is sternocleidomastoid muscle۔ 3rd نمبر مسل کیا ہے؟ sternocleidomastoid۔
اس کو ہم SCM کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، SCM۔ ہماری نک کی جو سائڈ ہے اس میں پہلی مسل کا نام پلیٹسما ہے، دوسرے مسل کا نام ٹریپیزیس ہے، اور تھرڈ نمبر سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسل۔ یہاں پہ لکھے اٹ کنیکٹ with mastoid process clavicle and manubrium part of the sternum۔ ان تینوں بونوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ نام بھی دیا ہے سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسل۔ یہ تین جگہوں پہ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس کا مین کام یہ ہے کہ اگر آپ لیفٹ یا رائٹ دیکھنا چاہتے تو اسموتھ لیفٹ رائٹ دیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اگر یہ مسل ریجڈ ہو جائے، اسٹیپ ہو جائے، تو ہم پھر اپنی باڈی کی پوزیشن چینج کیے بغیر لیفٹ رائٹ نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی اسٹیپنگ میننجائٹس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ میننجائٹس کے اندر۔ تو میننجائٹس کے اندر نیک اسٹیپنس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نیک ریجڈیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیلپ دا نیک ٹو ٹرن لیفٹ اینڈ رائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیفٹ اور رائٹ دیکھتے وقت لیفٹ کو مطلب ہیڈ کو ٹرن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک بندے کو کہیں کہ آپ ایک بندے کا یہ چیک کرنا چاہے کہ اس کا سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسل کام کر رہے کہ نہیں، ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھے اور ایک ہاتھ اس کی چین، اور اس بندے کو ایک ادھر دیکھے اور آپ اس کو نہیں دیکھنے دیتے، تو آپ کو زور آئے گا کہ نہیں؟ اگر وہ ادھر دیکھتا ہے اور آپ کو زور فیل ہو جائے تو اس کا سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسل پاورفل ہے۔ لیکن اگر وہ زور لگائے لیکن آپ کو فورس نہ لگے، اٹس مین کہ سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ مسل آف ویک ہوتا ہے۔ ایکٹیو فلیکسنگ آف دا نیک میں بھی کام کرتا ہے، اور لیفٹ رائٹ ہیڈ کو روٹیٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو نرو سپلائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، نرو انرویشن، دیٹ از اگین ایسیسری نرو۔ کون سی نرو؟ ایسیسری نرو از اے 11th cranial nerve۔ پلیز دیکھیں اس لیکچر سے آپ لوگ ایسیسری نرو پوری کمپلیٹ ہو گئی۔ ایسیسری نرو از اے سینسری موٹر یا مکس، ہاں جی موٹر ہے، اس میں سینسری فنکشن نہیں ہے، یہ صرف مسل میں جاتی ہے، and only two muscles are there which innervate by accessory nerve. One is called trapezius, another is called sternocleidomastoid muscle. اب سوال یہ ہے کہ پھر بات وہی ہے، how many parts are there? Two. One is cranial, another is spinal. The spinal part of accessory nerve also supply the sternocleidomastoid. جو cranial part ہے it is the part of that nerve but it has no clinical significance regarding muscle supply. کیونکہ یہاں پہ کوشچن بنتا ہے کہ سر ایسیسری نرو نے دو مسل کو سپلائی دینا ہے، اور ان دونوں نرو کی جو سپلائی ہے، دونوں مسل کی جو سپلائی ہے وہ کس پارٹ سے ہوتی ہے؟ اسپائنل۔ تو سوال ذہن میں رہتا ہے کہ آیا کرینیل پارٹ سینسیشن کے لیے ہے؟ ایک سوال۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کرینیل پارٹ کس مسل کو جائے گی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کرینیل کا فائدہ کیا ہے؟ کلیئر ہے کہ نہیں؟ There is a part of accessory nerve that is cranial which come from medulla oblongata. لیکن اس cranial part کی جو فائبر ہے وہ راستے میں مرچ ہو جاتی ہے کس پارٹ کے ساتھ؟ spinal. تو spinal part اور cranial merge with each other، لیکن جو مسل کو سپلائی جاتی ہے وہ ان فائبر سے آتی ہے جو کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ spinal سے۔ ہم کہیں گے cranial part is a part of accessory nerve but regarding muscle innervation it has no clinical significance. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں۔ تو پلیز یہاں پہ گڈ اسٹوڈنٹ شوڈ نو دس از وچ پارٹ؟ اسپائنل پارٹ۔ تو آپ لوگ کہو گے کہ سر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں۔ ایک مریض ہے وہ آتا ہے، اس نے پوسٹیریئر ٹرائنگل آف دا نیک کے اندر سرجری کی ہے، پھر بعد میں وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ آتا ہے کون سی نرو ڈیمیج ہے؟ پتہ ہے ABCD کیا ہوتا ہے؟ اے آپشن ویگس نرو، غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ بی فیشیل نرو، غلط ہے۔ سی اور ڈی میں پیٹرک ہوتا ہے۔ سی ہوتا ہے کرینیل پارٹ آف ایسیسری نرو، اور ڈی جو ہے وہ اسپائنل پارٹ آف ایسیسری نرو ہے۔ تو اگر ٹریپیزیس مسل کا مسئلہ ہے یا سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ کا، تو کون سا پارٹ آف ایسیسری؟ اسپائنل پارٹ آف ایسیسری۔ تو ایسیسری نرو وہ سمپل نہیں دیتے کہ آپ لوگ پاس ہو جائے، وہ تو ٹرکی کوشچن دیتے ہیں۔ تو اگر ٹریپیزیس کو کچھ ہو جائے یا کس مسل کو؟ سٹرنوکلیڈوماسٹائڈ، پوسٹیریئر ٹرائنگل کے اندر نرو ڈیمیج کی وجہ آ جائے،
तो एसेसरी नर्व तो आंसर है, लेकिन फिर सवाल यह है कि इसका क्रेनियल पार्ट या स्पाइनल पार्ट, आंसर इज स्पाइनल पार्ट होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन गलत ना करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एवरी टाइम इन द एग्जाम, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग सुपरफिशियल पढ़ते हैं ना, रट्टे लगाते हैं, वो ये समझते हैं यार कहीं से सुना तो तक एसेसरी नर्व है, लेकिन अब ये फंस गए कि क्रेनियल पार्ट है कि स्पाइनल पार्ट है। द स्पाइनल पार्ट ऑफ दिस नर्व इज अ मोटर पार्ट, ये क्या होता है, मोटर। और जब ये डैमेज हो जाए तो न ट्रेपीजियस मसल काम करेगी न स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड काम करेगी। तो हमारी साइड पे नेक के अंदर हाउ मेनी मसल्स आर देयर, 3, सुपरफिशियल प्लेटिस्मा मसल, ट्रेपीजियस मसल एंड sternocleidomastoid STM मसल। STM एंड ट्रेपीजियस इनर्वेटेड बाय स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, लेकिन प्लेटिस्मा इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, वो फेशियल नर्व है। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो इन लोगों ने डिस्कस की है, दैट इज मसल्स ऑफ द स्काल्प एरिया। स्काल्प के अंदर जो मसल्स है वो लेके, कि मतलब यह है कि स्काल्प के अंदर जो मसल है वो कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे दें मसल्स ऑफ द स्काल्प एरिया। इसकी जो लेयर्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या मसल से आप लोग मसल्स भी लिख सकते हैं, लेयर्स भी लिख सकते हैं, इस तरह लेके मसल्स आर लेयर्स ऑफ स्काल्प, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। स्काल्प एरिया, इसके अंदर जो लेयर है या जो इसके मसल्स है उनको अब हम टारगेट करेंगे कि कौन कौन सी है। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब गौर से देखें, एक्चुअली नंबर 1 सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे एक एमसीक्यूज बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एग्जाम। 2 बातें बता रहा हूँ। याद है मैंने एक दिन बताया था जब एम्ब्रियो बनती है तो उसकी नेक में कुछ अपरेटस बनती है, फेरेंजियल अपरेटस, याद है कि नहीं? उसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। एनीवन कैन रीनेम? वेरी गुड। फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल आर्चेस एंड फेरेंजियल पाउचेस। केप याद है कि नहीं? CAP, C स्टैंड फॉर क्लेफ्ट, A फॉर आर्चेस, P फॉर पाउचेस। दीज आर कॉल्ड फेरेंजियल अपरेटस। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन कहते हैं एनाटॉमी में, स्काल्प में, इस हेड एरिया में जितने मसल्स है, स्काल्प में जितने मसल्स है इंक्लूडिंग फेस, कहां पे? फेस। सेंटेंस गौर से सुने, ऑल दी मसल्स ऑफ द स्काल्प एंड मसल्स ऑफ द फेस। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, बच्चे में, फीटस के अंदर, वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से आती है। कहां से आती है? सेकंड फेरेंजियल। इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट टू नो, ठीक है। सेकंड फेरेंजियल आर्च विल गिव राइज टू द मसल्स ऑफ स्काल्प एंड मसल्स ऑफ फेस एरिया। अगर एक बच्चा है वो पैदाइशी तौर पे उसकी फेस की मसल नहीं बनी है तो उसका आर्चेस में फर्क है, क्लेफ्ट में कि पाउचेस में? आर्चेस में। फिर आर्चेस के अंदर सेकंड फेरेंजियल आर्च में फर्क है। ठीक है जी, तो बिग स्टेटमेंट लेके ऑल मसल्स ऑफ, हाँ जी, स्काल्प एंड फेस, किसकी? फेस, are derived from second pharyngeal, हाँ जी, आर्च। किससे? सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है जी, जब एम्ब्रियो बनती है तो 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियो को हम गैस्ट्रूला कहते हैं। क्या कहते हैं? 2nd वीक जब प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते होते हैं तो एम्ब्रियो में 2 लेयर्स होते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, उसको ब्लास्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टूला। लेकिन जब एम्ब्रियो 3rd वीक में आती है तो उसमें कितने लेयर बनते हैं? 3, उसको गैस्ट्रूला कहते हैं। वो 3 लेयर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वही बात है। ठीक है, अब एक्टोडर्म से क्लेफ्ट बनती है। क्या बनती है? क्लेफ्ट। मीजोडर्म से, हाँ जी, आर्चेस बनती है, मीजोडर्म से आर्चेस, और एंडोडर्म से पाउचेस बनती है। CAP स्टैंड फॉर, C मीन क्लेफ्ट, बाहर से एक्टोडर्म, A मीन आर्चेस, दरमियान में मीजोडर्म, और P अंदर वाली साइड पे पाउचेस, एंडोडर्म होती है। क्लियर है? अब जो आर्चेस है वो कहां से बनती है? आर्चेस, मीजोडर्म। और मसल्स ऑफ द स्काल्प एंड फेस कहां से बनेगी? मीजोडर्म। तो इसलिए मसल्स आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। मसल क्या होते हैं? मीजोडर्म, क्योंकि वो आर्चेस से बनती है। समझ रहे क्या नहीं? अब ये मसल्स ऑफ द स्काल्प भी बनाएगी और मसल्स ऑफ द फेस भी। अब मुझे ये बताएं, सेकंड से मुराद एस पार, ये वो मसल बनाएगी जो किस में काम करेगी? स्माइल में। एंड स्माइल के लिए कौन से मसल चाहिए? फेस से मसल चाहिए। इस तरह भी याद रखना है। तो सेकंड फेरेंजियल आर्च विल गिव राइज टू मसल्स फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज स्माइल।
तो फेस एंड व्हाट स्काल्प एरिया, ये याद रहेगा कि नहीं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। नंबर 2, जितने भी मसल्स हैं स्काल्प के अंदर है या फेस के अंदर है, उनकी सप्लाई फेशियल नर्व से होगी। कहां से? फेशियल नर्व। यहां पे लेके ऑल मसल्स ऑफ स्काल्प एंड फेस आर इनर्वेटेड बाय, वेरी गुड, ठीक है, इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। ऐसा है कि नहीं? इन सब को जो सप्लाई मिलेगी वो फेशियल नर्व से मिलेगी, एंड दैट इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 7। क्या होती है? 7। लेकिन गालिब यहाँ पे हम मोटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, मसल है तो मसल को मोटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, सेंसरी नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं स्काल्प के अंदर जो मसल है वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब स्काल्प की जो मसल है सबसे इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन जनाब सीक्वेंस आउटर टू इनर, सीक्वेंस डिस्कस करेंगे आउटर टू इनर। इसमें एक एमसीक्यू जरूर आता है। पहले तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मसल स्काल्प के फेस के हैं एम्ब्रियो लाइफ में कहां से बनती है? सेकंड फेरेंजियल आर्च। और मसल्स ऑफ द फेस एंड स्काल्प कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? फेशियल नर्व। कौन सी? फेशियल नर्व सप्लाई करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, ये जो स्काल्प है ना खोपड़ी, इसमें अगर आप कट लगाते हैं तो सबसे पहले स्किन आएगा। क्या आएगा? स्किन। हम कहां से आउटर टू इनर जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है? स्किन है। स्किन के बाद कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। क्या आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और स्किन के बाद जो कनेक्टिव टिश्यू ने कवरिंग बनाई है इसको फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशिया। द कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच फॉर्म द फेशिया दैट विल प्रेजेंट आफ्टर द स्किन। फिर इंपॉर्टेंट वन, एक मसल आता है। क्या आता है? मसल। लेकिन वो मसल डायरेक्ट हमें नहीं मिलता, इस खोपड़ी के अंदर उस मसल की फोल्डिंग हुई है। क्या हुई है? फोल्डिंग। एनी मसल विच इज फोल्ड दैट इज एपोन्यूरोसिस। ये नाम सुना है? एपोन्यूरोसिस। अब उस मसल का नाम क्या है? किस मसल की फोल्डिंग हुई है? क्या बात? वो मसल स्टार्ट हुआ है यहां से, कौन से एरिया से? ऑक्सीपिटल, ग्रेट। और वो सामने आया है इस तरह और यहां पे खत्म हुआ है। कहां पे? फ्रंटल। तो ऐसा मसल जो खोपड़ी के अंदर फोल्डिंग बना चुका है फ्रॉम ऑक्सीपिटल टुवर्ड द फ्रंटल, दैट इज ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस मसल। उसका नाम क्या है? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस मसल, ठीक है। तो एपोन्यूरोसिस आज अब विच मसल? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस मसल, ठीक है, फ्रंटेलस मसल। याद रहेगा कि नहीं? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस। चलिए जी, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस आप बताएं इज इनर्वेटेड बाय विच मसल, विच नर्व? फेशियल नर्व। इट इज द मसल ऑफ स्काल्प। मसल्स ऑफ स्काल्प जितने भी है फेशियल नर्व, मसल्स ऑफ द फेस जितने भी है फेशियल नर्व। ये बात नहीं भूलना, ठीक है ना? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस। इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? लूज। स्किन के साथ टाइट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं? लूज। और जहां पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके दो काम होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के कितने काम? दो। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ कनेक्ट रखना, कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्शन बनाना। और दूसरी बात स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट और बॉन्डिंग क्रिएट करना, कनेक्शन क्रिएट करना किस टिश्यू का काम है? कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ठीक है ना? और आखिर में फिर जब हम क्या करेंगे, शाबाश, यहां से कट लगाया तो स्किन था, फिर क्या है? फेशिया है, कनेक्टिव टिश्यूज है, फिर क्या है? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस मसल की एपोन्यूरोसिस है, फिर क्या है? फिर हमें खोपड़ी की हड्डी नजर आएगी। अभी तक हम हड्डी तक भी नहीं गए हैं। स्काल्प का मतलब हड्डी की बात कर रहा हूं, तो हड्डी का बाहर वाला लेयर नजर आएगा कि अंदर? बाहर वाला। और हड्डी के ऊपर बाहर वाले लेयर को पेरियोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। याद नाम सुना है कि नहीं? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। तो यहां पे हमारे पास क्या नजर आएगा? पेरियोस्टियम। पेरी मीन अराउंड, ओस्टियम मीन हाँ जी बोन। तो बोन के इर्द गिर्द जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? पेरियोस्टियम है, ठीक है जी। अगर ये कार्टिलेज होता तो पेरिकोन्ड्रियम है। क्या है? पेरिकोन्ड्रियम। लेकिन ये तो बोन है ना, स्कल, ये पेरियोस्टियम। क्विकली बताए स्काल्प के लेयर्स कौन कौन से हैं? वन इज स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज पेरियोस्टियम। ये एमसीक्यूज आता है। अब गौर से सुने, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं?
स्काल्प, तो स्काल्प इस तरह लिखते हैं ना, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव एंड पेरियोस्टियम। स्काल्प के नाम से ये 5 चीजें आती है, ठीक है ना। अगर आप स्काल्प के अंदर SCALP को देखें तो उसके अंदर ये 5 चीजें आप लोगों को नजर आएगी। तो देखिए SCALP, इससे क्या बनता है, स्काल्प बनता है कि नहीं। तो आप लोगों ने आसानी के लिए इस तरह याद रखना है, ये निमूने के, ये स्काल्प के जनाब हमारे पास जो मसल्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक्चुअली अब इसके बाद हमारे पास देखें फेस के अंदर जो मसल है फेशियल मसल, इसमें 2 बातें गौर से सुने। हेडिंग दे दे फेशियल मसल के बारे में 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। हाँ, अब स्काल्प के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है वो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस है, ठीक है जी। ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस है ना, इसको हम इंसाइज करते हैं, काटते हैं जब हम क्रेनियाटमी करते हैं। क्या करते हैं, क्रेनियाटमी। अगर हम ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है, हीमोटोमा का नाम सुनेंगे नहीं, वो वगैरह निकालते हैं तो हम किस मसल को काटना पड़ता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल को। देखे ये मसल हमारी, अगर हम हेड पे फोल्डिंग बनाते हैं माथे पे इस तरह, ये जनाब इस मसल की वजह, अगर ये टाइट हो जाए ना तो हमारी फेस की मसल भी टाइट हो जाएगी। इसका मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इस मसल का जो फंक्शनल होना है वो भी लाजमी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखे फेशियल मसल है ना, फेशियल मसल्स के बारे में 2 बात याद रखिए। एक इसका होता है सेंसरी इनर्वेशन, क्या होता है, सेंसरी इनर्वेशन, और एक क्या होता है, मोटर इनर्वेशन। सेंसरी का मतलब क्या है, मूवमेंट है कि टच टेम्परेचर वगैरह है, टच टेम्परेचर वगैरह। एग्जाम में अगर आ जाए कि ऑल मसल्स ऑफ दी फेस, फेशियल मसल का मतलब ऑल मसल्स ऑफ दी फेस, उसकी कौन सी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई किसके पास है, तो याद रखना है ट्राइजेमिनल नर्व। किसके पास है, ट्राइजेमिनल, एंड दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व नंबर 5। ये 5 है, क्लियर है MCQs। हाँ, सारे पार्ट, क्योंकि फेस तो यहां से लेके यहां तक है। तो इसका अगर आप फोरहेड स्पेसिफिक पे जाए तो अपथेल्मिक पार्ट है। अगर आप ये इस जगह पे आ जाए मैक्सिला में तो मैक्सिलरी ब्रांच है। अगर आप नीचे मैंडिबुलर में जाए तो मैंडिबुलर ब्रांच है। तो जी टीथ के अंदर गम्स होते हैं कि नहीं, अपर गम्स ये मैक्सिलरी है, लोअर गम मैंडिबुलर है, क्लियर है। अपर लिप्स मैक्सिलरी है, लोअर लिप मैंडिबुलर है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल ट्राइजेमिनल नर्व। लेकिन अगर हम फेशियल मसल की कौन सी सप्लाई बात करें, मोटर सेंसेशन, मोटर इनर्वेशन, किसकी बात करें, मोटर, तो प्लीज रिमेंबर दैट शुड बी फेशियल नर्व। वो कौन सी है, फेशियल नर्व। उधर हमने जिक्र की है ना, दैट इज 7th नर्व। तो सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस ट्राइजेमिनल नर्व, मोटर सप्लाई ऑफ द फेस इज फेशियल नर्व, वो फेशियल नर्व है, ठीक है जी। अब सवाल यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी फेशियल नर्व खराब हो जाए तो वो अपनी फेस की जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखा सकेगा। क्योंकि आपको मैं कहता हूं अपने मुंह में हवा भरे, इस तरह हवा भरे, और फिर डॉक्टर इस तरह कर दे, देखें इसका मतलब अगर वो यहाँ पे पिंच करता है ना और यहाँ से हवा निकली है, एंगल ऑफ माउथ अगर वीक है तो आपका फेशियल नर्व वीक है, क्लियर है क्या नहीं। तो आपकी जो अपर लिप लोअर लिप के बीच में एंगल ऑफ माउथ है, ये जो पॉइंट है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यहां से हवा ना निकले, इस तरह, ठीक है। फिर हम कहते हैं एक बंदे को कि अपने माथे पे फोल्डिंग बनाए, इस तरह ऊपर देके, या हम बंदे को कहते हैं कि नीचे देके और तो सामने देके और छत को अपने नजर रखनी है, सर नहीं हिलाना, इस तरह ऊपर देखेंगे तो माथे पे फोल्डिंग आती है। ये माथे पे फोल्डिंग आना, मुंह में हवा भरना, ठीक है। फिर बंदे को कहते हैं कि अपने दांत दिखाए, टीथ, ताकि वो स्माइल करें, टीथ दिखाना, स्माइल करना, ये क्राई वगैरह, सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सब एक्सप्रेशन की जो जिम्मेदार है वो कौन सी नर्व है, फेशियल नर्व है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, डैमेज टू दिस नर्व, तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, क्या होगी, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इफ दिस नर्व इज डैमेज there will be loss of facial expression and that is called poker face। इसको क्या कहते हैं, पोकर मीन एक्सप्रेशनलेस फेस। उस बंदे की एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, चाहे वो गम की खबर हो, खुशी की खबर हो, उसकी फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगी।
تو فیشیل ایکسپریشن کا ختم ہونا دیٹ از نون ایز آف پوکر فیسز. فیشیل نرو انجری کے چانسز کب ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, وہ کل انشاءاللہ اس کے ساتھ آگے ڈیٹیل پڑھاؤں گا, تو انشاءاللہ اس میں کور کریں گے. ٹھیک ہے, بریک کریں, پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پیٹس کا جو ہے نا اب ٹاپک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ 11:10 سے 11:30 تک کلاس سٹارٹ کر دو, جن لوگوں نے نماز پڑھنے تو نماز پڑھ لیں تاکہ ٹائم نہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی, ہاں بتائیں, کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. اوکے, انشاءاللہ یہاں سے پھر بتاؤں.